नेक्स्ट टॉपिक है अपना, वो है हाइपर ट्रोफिक पाइलोरिक स्टेनोसिस, हाइपरट्रोफिक पाइलोरिक स्टेनोसिस। तो क्या होगा कि जैसे ये हमारे पता है भाई, ये हमारा स्टमक है। अब स्टमक के कुछ पार्ट होते हैं, क्या क्या, जैसे ये फंडस हो गया, ये कार्डिक हो गया, ये एंट्रम हो गया, और ये लास्ट वाला पार्ट ये पाइलोरिक हो गया। तो इसकी हाइपरट्रोफी होगी, इस रीजन की यहाँ से बहुत ज़्यादा हाइपरट्रोफी होगी। जैसे ये जो इधर की वॉल थी, पाइलोरिक की वॉल थी, जो वो हाइपरट्रोफी करेगी, जिसकी वजह से जैसे हमने कुछ बच्चे ने खाया तो वो नीचे तक तो जा नहीं पाओगा, तो यहीं इकट्ठा हो जाएगा। तो इसको पढ़ते हैं आप। और ये क्या है, मोस्ट कॉमन कोज है किसका, गैस्ट्रिक ऑब्स्ट्रक्शन का। गैस्ट्रिक ऑब्स्ट्रक्शन इन इन्फेंट, बच्चे में, इन्फेंसी के दौरान सबसे मोस्ट कॉमन को जो गैस्ट्रिक ऑब्स्ट्रक्शन का वो अपना हाइपरट्रोफिक, बहुत ज़्यादा ट्रोफिक होगी, मतलब जो मसल्स होंगी वो ज़्यादा बड़ी बड़ी होगी, ज़्यादा हाईली डेंस्ड होगी। डेंस से क्या मतलब ज़्यादा हाइपरट्रोफी होगी, उनकी ज़्यादा साइज़ वगैरह गेन कर लिया उन्हें, बड़ी होगी किसकी, पाइलोरिक की, जिससे क्या हो जाएगा, स्टेनोसिस हो जाएगा, बंद हो जाएगा ये एरिया। अब रिस्क फैक्टर क्या क्या है, किसकी में ज़्यादा देखने को मिल सकता है अपने, तो रिस्क फैक्टर है अपने, वो है सबसे पहला रिस्क फैक्टर वो फर्स्ट न्यू बोर्न जो होता है, जो सबसे पहला, वो भी कौन सा, मेल, फर्स्ट बोर्न मेल में। तो मेल के अंदर ज़्यादा देखने को मिल सकता है अपन, ये रिस्क फैक्टर है। दूसरा, अगर क्या है, मदर या चिल्ड्रन, जो चाइल्ड है वो, या इन्फेंट बोलते हैं जिसको हम, चाइल्ड ने क्या लिया है, मदर ने तो क्या है, अपनी लास्ट प्रेगनेंसी के दौरान, लास्ट मंथ ऑफ प्रेगनेंसी, या बच्चे ने शुरू में, ठीक है, अर्ली उसमें, तो नियोनेट ने या चिल्ड्रन ने तो क्या बोला आपका, नियोनेट बोल दें, ठीक है। तो नियोनेट नया भी, या तुरंत नियोनेटेंसी के दौरान, या मदर ने अपनी लास्ट प्रेगनेंसी के दौरान क्या ले लिया, कौन सी ड्रग ले लिया, इरिथ्रोमाइसिन। तो ये एक इरिथ्रोमाइसिन भी क्या आता है, इंक्रीज करवाती है रिस्क का, किसका भाई, हाइपरट्रोफिक पाइलोरिक स्टेनोसिस का। तीसरा अपना रिस्क फैक्टर है, वो है जैसे बच्चे को हमने फार्मूला फीड दे दिया, फार्मूला फीड दे रखे, हम ज़्यादा, एक कदम से ज़्यादा खाना दे रखे हैं कम टाइम के दौरान, तो जिससे क्या होगा, स्लो आप खाना तो का वॉल्यूम तो ज़्यादा दे रखे हैं, ठीक है, मगर क्या होगा, यहाँ से क्या होगा, अपन ने ज़्यादा खाना दिया एक कदम, और एम्पटी हुआ नहीं है, तो इसको ज़्यादा काम करना पड़ेगा उसको रोकने के लिए, है ना। तो इस वजह से भी हाइपरट्रोफाइड मतलब हाइपरट्रोफिक हो सकता है। तो ये मोस्ट तीन को वजह से फॉर्मूला फीड दे दिया अपन ने, ज़्यादा हाईली वॉल्यूम पे दे रखे हैं, गैस्ट्रिक एम्पटी कम है, और मदर और चाइल्ड ने इसी ड्यूरेशन के हिसाब से इथ्रोमाइसिन है, उसमें भी देखा गया हमने रिस्क फैक्टर है। तो ये 3 रिस्क फैक्टर हो गया हमें। अब हम देख लेते हैं भाई कैसे क्लिनिकल फीचर्स क्या क्या, कैसे प्रेजेंटेशन होगी, कैसे क्लिनिकल फीचर होगा। शुरू में क्या होगा, नॉर्मल होगा, बच्चा बर्थ के दौरान कुछ नहीं है, नॉर्मल है, ठीक है। उसके बाद ये सिम्टम्स कब स्टार्ट होंगे, जब हाइपरट्रोफी हो जाएगी, तो सिम्टम 2 या 3 वीक के बाद स्टार्ट होंगे, आफ्टर 2 और 3 वीक्स, ठीक है। 2 और 3 वीक के बाद क्या होगा भाई, ये हमारा स्टमक है, अब यहाँ से ये पाइलोरिस से बहुत ज़्यादा स्टेनोसिस हो गई, ब्लॉक हो गया, पूरा का पूरा ब्लॉक हो गया। अब ब्लॉक हो गया तो क्या हुआ, यहाँ से खाना इकट्ठा होता गया, इकट्ठा हो गया तो बाहर होगा, फिर कुछ टाइम के बाद वोमिटिंग। तो क्या देखने को मिलेगा अपने, कौन सी, प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग, सीधा खचक देनी, आप पता ही ना लगा कि क्या हुआ, कि वोमिटिंग हो गया, हमने अंदाज़ा ही नहीं हुआ, जैसे पहले नोजिया वोमिटिंग, कुछ नोजिया का फील नहीं हुआ, सीधा डायरेक्टली वोमिटिंग होगी, तो उसको क्या बोलेंगे, प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग, ठीक है। दूसरा नॉन बीलियस है, जैसे अब बाइल जो होता है यहाँ से लीवर से लेकर वो कहाँ पे, वो पेनक्रियाज में खुलता है, और पेनक्रियाज फिर ड्यूडिनम के पार्ट में खुलती है ना, तो वो तो कहाँ पे, ड्यूडिनम। अब बाइल जो होगा वो ड्यूडिनम में जाकर मिक्स होगा, मगर जो हाइपरट्रोफी, जो ऑब्स्ट्रक्शन है वो तो यहाँ पाइलोरस पे है, यहीं पे बंद हो गया, तो क्या होगा, नॉन बीलियस, उसमें बाइल जूस नहीं प्रेजेंट होगा, तो कैसा होगा, नॉन बीलियस वोमिटिंग प्रेजेंट होगी, कैसी, नॉन बीलियस, क्योंकि हाइपरट्रोफिक पहला ही हो रखी है। अब भाई वोमिटिंग कर रहा है बच्चा, तो वोमिटिंग में HCl लॉस होगा, मतलब एसिड जो होगा वो बाहर जाएगा। अब H लॉस होया तो क्या होगा, मेटाबॉलिक एल्कलोसिस, कि भाई एल्कलोसिस होगा, मतलब एसिड बाहर निकल रहा है, तो अल्कलाइन मीडियम बढ़ रहा है बॉडी में, pH बढ़ रहा है, तो मेटाबॉलिक एल्कलोसिस होगा। दूसरा Cl भी कम हो रखा है, तो क्या देखने को मिलेगा, हाइपोक्लोरीमिया, भाई क्लोरीन भी कम हो रखा है, और साथ में वो न्यूट्रलिटी के लिए हाइपोकैलीमिया, भाई पोटाशियम भी कम होगा। अब भाई जैसे ही मेटाबॉलिक एसिडोसिस हुआ तो हमारी बॉडी क्या करेगी, जो
रीनल सिस्टम है वो उसको मेंटेन करवाता है भाई, ओस्मोलरिटी को मेंटेन कौन करवाता है अपना, यही करवाता है भाई रीनल। तो अब यह क्या करेगी, अल्कलोसिस है तो ज़्यादा पीएच बढ़ रहा है, ज़्यादा अल्कलाइन अंदर ज़्यादा बढ़ रही हैं तो उनको बाहर निकलवाएगी, तो इनका ही एक्सक्रीशन किसका, अल्कलाइंस का जैसे बाइकार्बोनेट्स का, और साथ में किसका, इंक्रीज सोडियम, तो इनका क्या करवा देगी, इंक्रीज एक्सक्रीशन। अब फिर इसके चक्कर में सोडियम कम हो जाएगा बॉडी में, सोडियम कम होगा बॉडी में, तो सोडियम का लेवल डिक्रीज होती है, क्या स्टिमुलेट होगा, स्टिमुलेट हो जाएगा रास सिस्टम, रीनल अपना एंडोस्टेरोन वाला, रेनिन एंडोस्टेरोन वाला एंजियोटेंसिन सिस्टम। तो इसमें क्या होगा कि भाई ये स्टिमुलेट होगा, तो ये नॉर्मल बात है भाई, क्या करेगा, सोडियम और वाटर को तो क्या करेगा, एब्जॉर्प्शन करवाओगा, और क्या होगा अपने पोटाशियम का और किसका, हाइड्रोजन आयन का क्या करवाओगा, एक्सक्रीशन, तो ये बॉडी में होगा, ये बॉडी से बाहर निकलते रहेंगे। तो एक तो क्या होगा दोबारा यहाँ से क्या देखने को मिलेगा अपन, एक तो क्या रखा है, पोटाशियम कम हो रखा है तो हाइपोकैलीमिया, दूसरा पहले ही हाइड्रोजन कम हो रखा था, उल्टी से वोमिटिंग से हाइड्रोजन कम था, मतलब अपना एसिडिटी कम हो रखी थी, उसमें मेटाबॉलिक अल्कलोसिस बढ़ रही थी, तो और यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं उसको, और बॉडी से दोबारा हम एच आयंस को रिलीज करवा रखे हैं, तो इसको बोलेंगे पैराडॉक्सियल। बॉडी जो है वो प्रेजेंट है किस कंडीशन में, मेटाबॉलिक अल्कलोसिस में, फिर भी वो एच आयन को बॉडी से निकाल रही है बहुत ज़्यादा, तो क्या बोलेंगे, पैराडॉक्सिकल। ऐसा होना नहीं चाहिए मगर हो रहा है, एसिड्यूरिया, मतलब उसका यूरिन का क्या देखने को मिलेगा हमने, पीएच बहुत ज़्यादा, पीएच जो है एसिडिक पीएच देखने को मिलेगा, तो एसिड्यूरिया, पैराडॉक्सियल एसिड्यूरिया। मगर होना कैसा चाहिए था, अपना अल्कलाइन यूरिया होना चाहिए था, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा अल्कलाइन बॉडी से निकले, जब भी बॉडी का पीएच होगा वो एसिडिक की तरफ जाएगा इस कंडीशन में, तो अपन ये चीज़ देखने को मिलेगी। दूसरा अपन ओन एग्जामिनेशन क्या देखने को मिलेगा, ओन एग्जामिनेशन आप करवाते हैं, बच्चे को एग्जामिन करते हैं, तो बेस्ट कब करें आप इसको, बेस्ट करो ड्यूरिंग चाइल्ड इज़ फीडिंग, बच्चा जब खाना फीड कर रहा है, जैसे फीड कर रहा है, ब्रेस्ट फीडिंग कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, तो उस दौरान सबसे अच्छा अपन देखने को मिलेगी इसका एग्जामिनेशन। तो सबसे पहला एक तो क्या देखने को मिलेगा, आप पेल्प करेंगे, पेल्पेबल अपन पाल्पिटेट करेंगे उससे ऊपर से, तो अपन पेल्पेबल एक फील होगा कैसा, ओलिव शेप मास, ओलिव जो एक है उस फ्रूट या वेजिटेबल जो भी है उस जैसा अपन एक मास सा फील होगा बच्चे के इस एरिया में, एपिगैस्ट्रम में, ठीक है, एपिगैस्ट्रम एरिया में फील होगा। अगला दूसरा क्या होगा, अपन फील होगी, विजिबल होंगी, क्योंकि भाई ब्लॉक हो गया है, अब यहाँ से तो एरिया मान लिया हाइपरट्रोफिक हो गया, यहाँ से ब्लॉक हो रखा है, ऑब्स्ट्रक्शन कोज कर रखा है, तो उस ऑब्स्ट्रक्शन को ओवरकम करने के लिए ये एरिया क्या करेगा, ऊपर वाला इससे प्रोक्सिमल वाला वो पेरिस्टाल्सिस बढ़ा होगा, ताकि धक्का ज़्यादा मारेगा, कॉन्ट्रैक्शन ज़्यादा बढ़ा होगा, ताकि इसको ओवरकम कर सके, कम कर सके इस ऑब्स्ट्रक्शन को। तो पेरिस्टाल्सिस के इसकी वजह से क्या अपन है, ये जो पेरिस्टाल्सिस नॉर्मल है ये विजिबल होंगी अपन स्टमक के ऊपर, तो क्या होंगी, विजिबल पेरिस्टाल्सिस। कहाँ से कहाँ तक देखने को मिलेंगे अपन है, लेफ्ट से वो पेरिस्टाल्सिस किस तरफ जा रही होगी, लेफ्ट टू राइट, ठीक है। तो ये अपन ने दूसरी उसकी एग्जामिनेशन देखने को मिलेगी। और तीसरा अपन जैसे जो देखा था प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग, ठीक है, वो देखने को मिलेगी, बिना नोजिया के सीधा वोमिट करेगा बच्चा। तो भाई ये हो गया अपना क्या, इसके ओन एग्जामिनेशन। अगली चीज़ देखते हैं आप कि डायग्नोसिस कैसे बनाओ, इसका कंफर्मेशन कैसे कर देंगे भाई, आपने क्लिनिकली तो देख लिया, अब आप इसको डायग्नोस कैसे करेंगे। तो डायग्नोसिस के लिए यूएसजी करवा लें, सबसे बेस्ट क्या अपनी यूएसजी अल्ट्रासाउंड करवा लिया। तो अल्ट्रासाउंड में आपने क्या देखने को मिल सकता है, अपने टारगेट साइन है ना, एक्सरे करवा लिया, एक्सरे, तो एक्सरे में देखने को मिल सकता है, एक्सरे में क्या देखने को मिलेगा अपने, जैसे यहाँ से ब्लॉक है, ठीक है, यहाँ से ऑब्स्ट्रक्शन है, तो सिर्फ एक ये इस एरिया में आपने क्या देखी, गैस देखने को मिलेगी, ये एरिया, इससे नीचे क्योंकि ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है तो इससे नीचे गैस देखने को नहीं मिलेगी अपन है ना, तो सिर्फ क्या एक यही गैस देखने को मिलेगी या इस एरिया में, तो एक बबल देखने को मिलेगा एक्सरे में, तो इसको क्या बोलेंगे आप, सिंगल बबल साइन, ठीक है। और आगे देखने को मिलेगा अपन ने, और क्या करवा सका अपन ने, कॉन्ट्रास्ट स्टडी भी करवा सका अपन, कॉन्ट्रास्ट स्टडी जैसे उससे कुछ कोई रेडियो ओपेक डाई अपन ने स्वेलो करवा दी है ना, और वो यहाँ तक आ गई, फिर यहाँ तक ऑब्स्ट्रक्शन तक ही रहोगी, इससे आगे तो जा नहीं पाएगी, और फिर हमने एक्सरे ले लिया, तो अपन ये करवा के भी चेक करवा सकें। तो ये तो क्या बस उसके डायग्नोसिस, मेनली अपना इन्वेस्टिगेशन तो क्या है यूएसजी, बाद में एक्सरे और कॉन्ट्रास्ट स्टडी भी करवा सका अपन, बाकी इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस क्या है वो है अपना अल्ट्रासाउंड। मैनेजमेंट क्या करोगे हमारे पास आ गया, तो सबसे पहला तो क्या है कि भाई उसको खाना ढंग से खाया नहीं जा रहा है, न्यूट्रिशन भी कम मिल रखा है, और वोमिट ज़्यादा हो रखी है, तो बच्चा डिहाइड्रेशन में भी होगा। तो सबसे पहला तो उसके ये मेंटेन कराओगे, किसको मेंटेन कराओगे, जैसे डिहाइड्रेशन है उसको
और जैसे जो भी मेटाबॉलिक एबनॉर्मलिटीज थी, जैसे क्या क्या थी उसके, मेटाबॉलिक अल्कलोसिस था, हाइपोकैलीमिया था, और जो भी यहाँ पर हाइपोक्लोरीमिया था, तो उसके इलेक्ट्रोलाइट्स देंगे यहाँ पर उसने, और जो भी अपनी क्या है डिहाइड्रेशन वाली एबनॉर्मलिटी है, तो सबसे पहला इसको करेक्ट करेंगे। किसको करेक्ट करेंगे? इनको करेक्ट करेंगे, बच्चा आती है। तो इसको करेक्ट करने के लिए क्या देंगे? जैसे उसको 0.45 NS देंगे, नॉर्मल सेलाइन देंगे। कितना? आइसोटोनिक हाइपोटोनिक उसको सेलाइन देंगे। अगला प्लस में डेक्सट्रोज, उसको शुगर वगैरह ग्लूकोज वगैरह देंगे भाई, ठीक है। और प्लस में पोटाशियम क्लोराइड, ठीक है, कि भाई पोटाशियम भी मिल गया, क्लोराइड भी मिल गया, हाइपोकैलीमिया भी था, हाइपोक्लोरीमिया भी था। भाई इतने टाइम से भूखा भी होगा क्योंकि ऑब्स्ट्रक्शन है, तो ग्लूकोज की भी कमी हो सका है, तो आपने डेक्सट्रोज दिया शुगर के लिए, और नॉर्मल सेलाइन दिया फ्लूइड के लिए, ठीक है, क्योंकि डिहाइड्रेट है। और बाकी नहीं है क्योंकि सोडियम का वो एब्जॉर्प्शन रास सिस्टम की वजह से सोडियम एब्जॉर्ब कर रहा है, तो इसलिए आप कितना हाफ नॉर्मल सेलाइन देंगे 1/2 नॉर्मलिटी के साथ, उसकी आधी नॉर्मलिटी के साथ, ठीक है। तो ये आपने करेक्शन के दे दिया। अब करेक्शन के साथ जो है वो डेफिनेट ट्रीटमेंट क्या है, इसके बाद क्या देंगे आप? सेकंड इसका देंगे आप इसको, जो पाइलोरस था हमने देखा, हमने जो पाइलोरस है, जैसे ये हमारा स्टमक है, ये हमारा पाइलोरस जो हाइपरट्रोफाइज्ड है, इसको हमने भाई छीलना पड़ेगा, इसको हमने काटना पड़ेगा, इसको रिमूव करना पएगा यहाँ से, है ना। तो फिर तो इसमें क्या करेगा? सर्जरी करनी पड़ेगी। तो अब सर्जरी का नाम क्या है? इसका सर्जरी का नाम है रैमस्टेड पाइलोरोमायोटोमी। मतलब पाइलोरो मतलब पाइलोरी की रीजन है वो, और मायो मतलब मसल, और टोमी मतलब वहाँ से हटाना उसको। तो पाइलोरोमायोटोमी करेंगे आप, उसकी मसल्स को वहाँ से छील देंगे, ठीक है। तो ये होगा अपना क्या, उसकी सर्जरी, डेफिनेटिव ट्रीटमेंट।